नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 7 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आज, एक एक करके सब लाइन से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे से सवाल पूछने के लिए, अपने जेन्युइन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए, एकेडमिक डाउट्स, कंटेंट स्पेसिफिक डाउट्स को मैं शायद जवाब न दे पाऊँ, आपके स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट्स तो मैं जरूर बता सकता हूँ। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ज्वाइन बटन दबा के कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो पे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। चलिए, पेंसिल्वानिया लीड गेट्स जो बाइडेन क्लोज टू विक्ट्री, ये जो टॉपिक है जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, ये चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे एडिटोरियल एनालिसिस हो, पिछले 2 महीने से लगातार आ रहा है। हम लोग कई आर्टिकल्स इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज के ही एडिटोरियल में मैंने आपको बताया था कि केवल 2 स्विंग स्टेट्स, पेंसिल्वानिया, इसके साथ एरिज़ोना भी आ जाए या नेवाडा भी आ जाए, कहीं पे भी अगर किसी भी 2 स्विंग स्टेट्स में अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो इनका प्रेसिडेंट बनना तय है। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पॉपुलर मैंडेट है वो भी जो बाइडेन के फेवर में ज्यादा है। अगर आप 100 वोट्स माने पूरे यूएस में पोल किए गए तो 50% से ज्यादा वोट्स जो बाइडेन के फेवर में पोल किए गए। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाता है तो इस चीज के बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद जो बाइडेन के फेवर में डिसीजन आ जाए। और मान लीजिए अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो जो कमाला हैरिस जी हैं, शी विल बी द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन इन दैट पोजीशन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो एक और बड़ी चीज है। मिस्टर बाइडेन जॉर्जिया में भी आगे चले तो जॉर्जिया, 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, एरिज़ोना, नेवाडा, ये स्विंग स्टेट्स हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया भी आ जाते हैं अगर जो बाइडेन की तरफ, तो जो बाइडेन कॉम्प्रिहेंसिवली जीत जाएंगे। एरिज़ोना और नेवाडा भी बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट्स हैं। तो ये चीज देखिए यहाँ पे चालू है। कुछ और स्पेसिफिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट देखिए है नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 1 की न्यूज है। एंड में इंपॉर्टेंट यही होगा कि भैया जीतता कौन है, जो बाइडेन जीतते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया वोंट एक्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। देखिए, इंडिया और चाइना की 8th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर्स टॉक्स हुई चुशुल में। ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही, स्टैंड ऑफ हो ही नहीं रहा है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है चाइना यूनिलैटरली, इसको हम शिफ्ट नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार के अनप्रोवोक्ड टैक्टिकल मिलिट्री एक्शन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकते हैं। तो अगर चाइना ये सोच रहा है कि वो कोई मिलिट्री एक्शन करेगा, यूनिलैटरली हमारी टेरिटरी के अंदर घुस आएगा और हम जवाब नहीं देंगे, तो वो गलत सोच रहा है। अभी भी ईस्टर्न लद्दाख में सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है और अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकती है पीएलए। ये साफ साफ बोला है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने, और सीधे सीधे बोला है कि अगर चाइनीज पीएलए ने कोई मिस एडवेंचर किया, इंडियन डिफेंस फोर्सेस बहुत फर्म और स्ट्रांग रिस्पॉन्स देंगी। अब हुआ ये था कि जैसे ये पैंगोंग सो आप मानो, तो इसके फिंगर 4 तक नॉर्थ बैंक पे तो चाइनीज सोल्जर्स आके बैठ ही गए थे। साउथ बैंक की जो जगहें खाली थी जिसपे चाइनीज इनग्रेस बाद में होना था, वहां पे इंडियन सोल्जर्स ने प्रीएम्प्ट करके इनको कब्जा लिया। तो उसके बाद काफी बवाल हुआ है। तो जो साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे बहुत सारे डोमिनेटिंग फीचर्स को इंडियन सोल्जर्स पकड़ के बैठे हैं। यानी जो साउथ बैंक के ऊपर जो पहाड़ है उसके ऊपर इंडियन सोल्जर्स बैठे हैं और नॉर्थ वोंग के पहाड़ों के नीचे जो चाइनीज डिप्लॉयमेंट्स हैं उसके ऊपर बंदूक ताने हुए हैं। तो ओवरऑल सिक्योरिटी जो सिचुएशन है इस इलाके में बड़ी टेंस है। और आपको पता ही है कि आज 7 नवंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 7 नवंबर और दिसंबर में इन इलाकों में टेम्परेचर किस लेवल पे पहुंचता है ये बताने की जरूरत नहीं। -40 डिग्री, -50 डिग्री कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जनरल बिपिन रावत ने यह भी बोला है कि इंडिया के सामने जो चैलेंजेस है वो बहुत बड़े हैं। इंडिया एक ऑलरेडी प्रॉक्सी वार लड़ रहा है पाकिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान हमारे खिलाफ, इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकता। सीधे सीधे पाकिस्तान अगर टेररिस्ट अटैक करवाएगा तो यूरी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, ये भी होंगी। कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान क्या करता था कि छोटी मोटी लड़ाई कर देता था, टेररिस्ट अटैक करवा देता था और उसको ऐसा लगता था कि इंडिया पलट के जवाब करेगा नहीं क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, ऐसा नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक्स केवल यूरी के बाद ही हुई है, पहले भी हुई हैं। जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया था, बस इतना ही फर्क है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, जिस हिसाब से जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो मिलिट्री का पोस्चर रहा है इंडिया की पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि सीधे सीधे लड़ेंगे तो मरेंगे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो भाई सोशल डिसहार्मोनी फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक जंग छेड़ दी इंडिया के अगेंस्ट। तो एंटी इंडिया रिटोरिक फैलाने लगे, ह्यूमन राइट्स इशू को उठाने लगे, जबकि वो खुद अपनी कंट्री में कितना ह्यूमन राइट्स फॉलो करते हैं ये पूरी दुनिया को पता है। तभी तो ग्रे लिस्ट में है आपके ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फिर चाइना की बात की जाए तो चाइना
बहुत से यूनिलैटरल एक्शंस लिए उसने लद्दाख में। यहाँ पे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने यह भी बोला है कि जो इंडियन एयरफोर्स के प्रोवोकेटिव एक्शंस थे और स्ट्रॉन्ग पोस्टर था, उसके चलते ही चाइना और अंदर नहीं घुसा लद्दाख में, नहीं तो चाइना तो पूरे मूड में था घुसने के। दोनों साइड्स के बीच में कम्युनिकेशन जारी है, बट कहीं पे भी एक स्टैंड ऑफ को खत्म करने वाली सिचुएशन सामने आती नजर नहीं आ रही है। हजारों की तादाद में ट्रूप्स इंडिया और चाइना दोनों तरफ से डिप्लॉयड है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की तैयारी कर रहे हैं। कौन अपने आप को कितने समय तक इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में झेल के वहां रख पाएगा, यही डिसाइड करेगा कि इस वॉर में कौन जीत वाला निकल के आता है, कौन विनर निकल के आता है। तीसरी न्यूज, सीवियर पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू चोक कैपिटल। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या किसी भी प्रकार से कम होती नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, बट वो स्लाइट इंप्रूवमेंट इनफ नहीं है। सीवियर कैटेगरी में है अभी भी दिल्ली का पॉल्यूशन। जो फार्म फायर्स हैं 21% ऑफ द दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सफर जो बुलेटिन है उसने बताया कि थर्सडे को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेबरिंग एरिया से 3225 स्टबल फायर्स देखने को मिली हैं, जो कि इस सीजन में सबसे ज्यादा हैं। सर्दियों के समय पे इतनी स्टबल फायर्स बहुत डेंजरस हो जाती हैं। अभी कम से कम ये अच्छी बात हो रही है कि मीडिया कवरेज हो रही है, न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है, पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स है, पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स है, उनके ऊपर प्रेशर है कि जल्दी कुछ करना है। पहले ये प्रेशर नहीं होता था, पॉल्यूशन अपनी मर्जी से फैलता रहता था। अगर आप बात करिए PM 2.5 की दिल्ली हवा में, PM 2.5 बहुत खतरनाक है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नॉस्ट्रल से होता हुआ आपके लंग में कब पहुंच जाएगा। दिल्ली में तो ये खासकर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से जो मरने वाले लोग हैं वो भी ज्यादा हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं एयर पॉल्यूशन से। अब यहाँ पे करा क्या जा रहा है, तो दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय, इन्होंने बोला कि देखिए आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से एयर पॉल्यूशन के लोकल सोर्सेज को कम करने की कोशिश करे, लेकिन इनकी एक बात तो सही है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट उस हद तक रोक सकती है जिस हद तक वो पॉल्यूशन दिल्ली से निकल रहा हो। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन आता है वो आसपास के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी आता है। तो वहां के पॉल्यूशन सोर्सेज को रोकना तो वहां की गवर्नमेंट का काम है। पहली चीज, दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इन्होंने एक 15 मेंबर की पूसा बायोडिकम्पोजर इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी बनाई है, जो कि स्टबल बर्निंग के सॉल्यूशन के इंपैक्ट को स्टडी कर रही है। आपने पूसा डिकम्पोजर का नाम सुना होगा। क्या है ये पूसा डिकम्पोजर? एक ऐसी आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है जिसको साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया है। एक बायोडिकम्पोजर टेक्निक है जिससे क्रॉप स्टबल को कंपोस्ट में बदला जाता है। जो गेहूं और चावल के धान होते हैं उनकी कटाई के बाद, उनकी हार्वेस्टिंग के बाद ये स्टॉक्स, ये डंठल जमीन में गड़े रह जाते हैं। तो इनको निकालने में मैन्युअली बहुत समय लगेगा। इनको जला दो तो आसानी से हट जाते हैं, बट उससे पॉल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं इसको मैन्योर में बदल देना, कंपोस्ट में बदल देना, ये काम करेगा पूसा डिकम्पोजर। इसके लिए जो डिकम्पोजर्स हैं कैप्सूल के फॉर्म्स में आते हैं। इन कैप्सूल्स को फंगी के स्ट्रेन से बनाया जाता है और कहा जाता है कि इन कैप्सूल्स में जो फंगी है वो ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स को रखता है कि जो पूरे के पूरे स्टबल को डिग्रेड कर सकता है। इस पूसा कंपोजर को इस्तेमाल करने के लिए ये जो डिकम्पोजर कैप्सूल्स हैं इनको 8 से 10 दिन के लिए फर्मेंट करना पड़ता है। तो पहले तो इन डिकम्पोजर कैप्सूल्स की मदद से लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक लिक्विड फॉर्मुलेशन अगर बनाना है 25 लीटर का, तो उसके लिए 4 कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी, जैगरी चिकपी फ्लोर की जरूरत पड़ेगी। और ये जो 25 लीटर ऑफ लिक्विड मिक्सचर है ये 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड को सफिशिएंटली कवर कर सकता है। तो मतलब कि 4 कैप्सूलों से आपने 25 लीटर का लिक्विड मिक्सचर बनाया, उसको 8 से 10 दिन तक फर्मेंट होने दिया, और फर्मेंट होने के बाद उस मिक्सचर को आपने जहां पे भी बबल है, स्टबल है, स्टबल को जहां पे भी आपको डिकम्पोज करके कंपोस्ट में बदलना है वहां पे छिड़क दिया। तो अब ये पूसा डिकम्पोजर अभी अभी ही टेक्नोलॉजी बनी है। ये टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट कितना अच्छा है, कितनी सही तरीके से काम कर रही है, इसके लिए ही दिल्ली गवर्नमेंट ने 15 मेंबर की पूसा बायो डिकम्पोजर इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी बनाई है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली आसपास की स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी बातचीत करके इस स्कीम को उनके फार्मर्स के साथ इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी। जो गोपाल राय जी हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो नया एयर क्वालिटी कमीशन बनाया गया है MM कुट्टी साहब के अंदर, ये भी बहुत अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी ही पूसा बायोडिकम्पोजर टेक्निक से सॉल्व किया जा सके। आगे चलते, आर्मी चीफ नरवाने मीट्स PM ओली। इसके ऊपर तो मैंने एक अलग से PPT भी बना रखी है, लेकिन वो PPT रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है अभी, तो जल्दी मैं उसको रिकॉर्ड करके डालने की कोशिश करूंगा। तो जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरवाने, वो KP शर्मा ओली के साथ मिले और उन्होंने बोला कि हाँ भाई डिफेंस कॉपरेशन करेंगे। इंडियन एम्बेसी में भी गए। आप कह सकते हो कि जो जनरल नरवाने हैं
ये वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन डिग्निटरी है जो कि नेपाल की लीडरशिप के साथ मिल रही काला पानी डिस्प्यूट के बाद। काला पानी डिस्प्यूट के दौरान बहुत हद तक नीचे गिर गए इंडिया नेपाल के रिलेशंस। अब थोड़ा बहुत उनको बैक ट्रैक लाने की कोशिश की जा रही, बट 1 या 2 मिनट्स ये मीटिंग से ये नहीं निकल के आता कि भाई इंडिया नेपाल के रिलेशन सुधर गए। इंडिया के नेपाल के रिलेशन सुधरने में अभी बहुत समय लगने वाला है। इतना आसान नहीं है रिलेशन सुधारना, क्योंकि केपी शर्मा ओली काफी हद तक एंटी इंडिया है। हुआ क्या था, एक नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉग्रेट किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। इसका नाम था लिपुलेक कालापानी एरिया 8 मई को। ये लिपुलेक कालापानी एरिया हमको एक्सेस देता है तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ। नेपाल बोल रहा है कि लिपुलेक कालापानी एरिया हमारा है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस एरिया को अपने मैप में शामिल कर लिया और बोला कि यूनाइटेड नेशंस को हम ये मैप भेजेंगे। उन्होंने भेज भी दिया होगा। तब से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफी खराब चल रहा है। इलाका तो हमारे पास है और हमारे पास ही रहने वाला है। नेपाल कितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। जनरल नरवारे नेपाली आर्मी कमांड में भी गए, स्टाफ कॉलेज में भी गए, वो इंडियन एम्बेसीज में भी गए और वहां पे जाके उन्होंने पता किया कि कैसे जो 2.3 लाख इंडियन आर्मी वेटरन्स है जो कि नेपाल के हैं बट उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया और रिटायर होने के बाद वापस नेपाल में रह रहे हैं, उनकी फैमिली का ध्यान कितना हद तक रखा जा रहा है। मिस्टर नरवाने को ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी भी दिया है नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ने। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी, उतनी इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। फिर बात करते हैं, इथोपिया का माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो इथोपिया की लोकेशन देखते हैं। ये इथोपिया की लोकेशन है, नॉर्दर्न पोर्शन है जो इथोपिया का, वहां पे थोड़ी टेंशन चल रही है। अगर आप बात करो इथोपिया की तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है। गल्फ ऑफ एडन आपको यहां नजर आ रहा है और ये रेड सी। मुझे ये बताइए जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने वाली जो छोटी सी स्ट्रेट है इसको क्या बोला जाता है? एक छोटा सवाल है। फिर अगर इथोपिया के मैप्स में हम लोग इसके नेबर्स को देखें तो नॉर्थ साइड में इथोपिया के आपको इरिट्रिया दिख रहा है, ईस्ट साइड में डिजिबूती दिख रहा है, इधर सोमालिया दिख रहा है, साउथ में केनिया दिख रहा है, वेस्ट में साउथ सुडान दिख रहा है, इस तरफ सुडान दिख रहा है। तो सुडान, साउथ सुडान, केनिया, सोमालिया, डिजिबूती और इरिट्रिया, ये हैं नेबर्स किसके? इथोपिया के। इथोपिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए, इथोपिया में पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ये 3 डेकेड्स तक, लगभग 30 साल तक पावर में नहीं है इथोपिया में। बाद में जब इलेक्शन हुए तो इथोपिया के जो पीएम थे अबे अहमद, ये ताकत में आ गए। अब जब से अबे अहमद ताकत में आए हैं तब से ये जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है इसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट और मिलिट्री के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल दिया है। और ये जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है ये नॉर्दर्न इलाके ऑफ इथोपिया में बहुत डोमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा आप अगर बात करो इनकी, किसकी? मिस्टर अबे अहमद की, जो कि अभी के लिए इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको लास्ट ईयर नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं शांति वाहक की तरह मिस्टर अबे अहमद को देखा जाता है। अबे अहमद जी ने बोला है कि भाई हमने बहुत कोशिश की, हमने मीडिएशन किया, रिकॉन्सिलिएशन किया, डायलॉग किया टीपीएलएफ की लीडरशिप के साथ कि भाई पीसफुली डिफरेंसेस को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन ये टीपीएलएफ की जो लीडरशिप है वो लगातार वायलेंस कर रही है और वो हमारे साथ किसी भी तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। और अब तो इन टीपीएलएफ वालों ने हद ही पार कर दी, इन्होंने अटैक कर दिया नॉर्दर्न कमांड बेस्ड इन टिग्रे पे। तो मिलिट्री के नॉर्दर्न कमांड पे इन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद आप देखिए जो मिलिट्री है इथोपिया की, उसने सीधे सीधे ये बोला कि वी आर एट वॉर। मिलिट्री ने कमेंट जारी किया कि वी आर एट वॉर विद टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। और कहीं ना कहीं इस एक्शन को सपोर्ट किया मिस्टर एबे ने। मिस्टर एबे ने यह बोला है कि हम बहुत तरीके से मीडिएशन करके इनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनके बेलिकोस रेटोरिक और ये जो खतरनाक वाला पोस्चर है इसको शांत करने की जरूरत है। इसलिए एबे अहमद ने खुद बोला है कि मैंने खुद परमिशन दी है नॉर्थन इथोपिया में टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट को कंटेन करने की, क्योंकि ये लोग खुलेआम वायलेंस कर रहे हैं और मिलिट्री पर्सनल्स को मार रहे हैं। तो जरूरी है वो इलाके जहां पे टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट एक्टिव है वहां के लोग भी पीसफुल जिंदगी जिए, और उसके लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस का इनके ऊपर कंट्रोल पाना जरूरी है। ऐसा बोल रहे हैं मिस्टर अबे अहमद साहब। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। फिर भाई एक और न्यूज है, यूके टू फोर्स ब्रेक्जिट ट्रेड डिसरप्शन। इसमें कुछ खास नहीं है, ये जब तक ब्रेक्जिट हो नहीं जाता तब तक कोई ना कोई न्यूज आती ही रहेगी। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉनसन साहब, उनका ये मतलब है कि भैया 1 जनवरी तक हम लोग ब्रेक्जिट से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। ब्रेक्जिट बोल रहा है पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भाई देखिए हमारे आपके साथ बहुत से ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, ये सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर आप यूनिलैटरली एग्जिट कर जाते हो। तो ब्रेक्जिट पे तो साइन हो गया है, इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से तो बाहर निकल गया है, लेकिन जो प्रॉपर इंटीग्रेसीज हैं उनको डिसाइड नहीं किया गया कि किस हद तक कस्टम चेक्स को लगाया जाएगा, किस तरीके से लोग एक दूसरे की टेरिटरी में जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है नॉर्दर्न आइलैंड का मुद्दा। यहां देखिए
ये देखिए, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अंडर यूके, और ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये एक अलग कंट्री। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अभी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पूरे यूरोपियन यूनियन से एक तरीके से कट जाएगा, लैंड बॉर्डर तो कट ही जाएगा, फिर भैया पूरा का पूरा सेल्टिक सी तैर के जाना पड़ेगा पार करके फ्रांस या जर्मनी तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बस इसी बात पे आ रही है कि भाई देखिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का एक ही लैंड बॉर्डर है, वो है यूके। अभी यूके अगर ब्रिटेन से निकल जाएगा तो यूके अगर यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, यूके में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, हम नॉर्दर्न आयरलैंड तो यूके का पार्ट हो तो यूके में पहुंचेंगे, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड से बाहर जाने के लिए फिर कस्टम चेक्स लग जाएंगे इस लैंड बॉर्डर पे। और ये कस्टम चेक्स किस तरीके से काम करेंगे कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। देखिए क्या बोल रहे हैं, while the European Commission declined to comment on Friday's report, two European diplomats said that while certain elements were clearly not going to be ready, the bloc could live with temporary arrangements with guarantee strong controls. Other areas of concerns include problems relating to preparing transit movements that enable goods to move across multiple EU borders with fewer checks and software that needs to be coped with a 270 million customs declaration a year. बात यह है कि जब तक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था ब्रिटेन, तब तक जो भी कस्टम डिक्लेरेशंस थे, जो उनका सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर था, वो यूनिफॉर्म था। अब कस्टम्स डिक्लेरेशन, सेफ्टी डिक्लेरेशन, जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कस्टम शिपमेंट्स के लिए, ये सब बदल चुका है। तो जो पोर्ट सर्विसेज हैं, जो आईटी सर्विसेज हैं, उनको नए सिस्टम्स के साथ अडेप्ट करने के लिए, नए कस्टम ब्रोकर्स, नई कस्टम साइट्स के साथ अडेप्ट करने के लिए समय चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नॉर्दर्न आइलैंड्स। नॉर्दर्न आइलैंड्स में जो गुड्स यूके से पहुंचते हैं, उनको पहले चेक करके फिर दूसरे मेंबर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में भेजना होगा। तो अब देखिए, इन इंट्रीग्रेसीज में घुसने की जरूरत नहीं है। हमको ये इंट्रीग्रेसीज उस हद तक समझ में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि हम इन कंट्रीज में तो रह नहीं रहे। यूरोपियन यूनियन से अगर ब्रिटेन बाहर निकल रहा है तो ब्रिटेन अपनी हर चीज नहीं बना रहा है, चाहे वो कस्टम डिक्लेरेशन हो, चाहे वहां का इनकम टैक्स डिक्लेरेशन हो, चाहे वहां के लेबर लॉज हो, चाहे वहां के एनवायरमेंटल लॉज है। पूरी तरीके से ब्रिटेन के सारे लॉ आपके यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे। और ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो तगड़ी है। ये अलग बात है कि ब्रिटेन इकोनॉमी में बाकी यूरोपियन यूनियन से एक एज पे है अगर वो एक अलग कंट्री हो जाता है तो। लेकिन ये जो कंबाइंड सिस्टम था, इसको अलग करना मुश्किल हो रहा है। और इसको अलग करने में दो पार्टीज को सबसे ज्यादा नुकसान है। एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को सबसे ज्यादा नुकसान है, ठीक है, और बाकी वो लोग जो फ्रीली मूव करते थे इंग्लैंड से लेके यूरोपियन यूनियन के बीच में, उनको भी बहुत नुकसान है। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यहां पे अपोजिशन प्ले कर रहा है। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये ब्रेक्जिट हो, बट ऑब्वियसली ब्रेक्जिट हो रहा है। तो अब किस हद तक चीजें बाद में निकल के आती हैं तो समय ही बताएगा। बस ये एक न्यूज है, इसको कवर कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कवरिंग, जो कि न्यूज़पेपर में आई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।